तो बिल्कुल चर्चा हमारी लगातार जारी है कि यूक्रेन में अब जो छात्र फंसे हैं या हमारे नागरिक जो फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, वहां के छात्रों की स्थिति क्या है वो भी आपने जानी। कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े भी थे, कुछ ऐसे भी हैं जो वापस आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पूरे मामले को लेकर और बच्चों को लेकर चिंता जताई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। की तरफ से ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक के 70 लोगों ने संपर्क किया भी है और हम लोग हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ ला सकें। तो अभी चूंकि ये कूटनीतिक चर्चा तो भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी, तो लेकिन हम लोग अपने स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे अधिकारी नियुक्त किया है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं। तो बिल्कुल प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि अपने राज्य के छात्रों को सकुशल वापस लाया जाए। भारतवर्ष के छात्रों को लाने में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाई जाए। यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, वहां मौजूद भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, बड़ी तादाद में छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास पर मदद की उम्मीद कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है, लेकिन वहां के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि फौरी तौर पर मदद तुरंत नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से भारतीय छात्र कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लोग बिल्कुल कुछ छात्रों का रिएक्शन भी सामने आया, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन में फंसे हुए हैं। हम लोग रात भर से यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दीजिए, हम करेंगे। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है। हम कहाँ जाए मतलब। और हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। हमें सेफ जगह जाना है, जरूरी नहीं हमें इंडिया जाना है। तो दीपेश, बिल्कुल छात्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल आपसे था जेपी श्रीवास्तव जी ये कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उसका क्या रिस्पॉन्स है और आप लोग क्या अभी तक ये डेटा इकट्ठा कर पाए हैं कि छत्तीसगढ़ में असल में कितने छात्र हैं जो यूक्रेन गए हुए हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता की उपाध्यक्ष के पद पर हूँ पीसीसी में, और छत्तीसगढ़ सरकार सतत रूप से चिंतित है, संवेदनशील है, केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क में है। नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अभी आपके इसी चैनल में जो यूक्रेन में फंसे हैं छात्र, उनके पिता भगत जी ने इस बात की पुष्टि की कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार परिवार वालों से संपर्क में है। और हम हर स्टेट लेवल पे तो हेल्पलाइन जारी किया ही गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और हर जिले, हर कस्बे तक हम लोग इस जानकारी को लेने के लिए तत्पर हैं। 70 से ज्यादा लोगों को हम लोग संपर्क में आ गए हैं और हम लोग लगातार इस कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ दो बिंदु हैं। एक बिंदु तो यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में मेन जो पहल है वो केंद्र सरकार के हो। और आज का जो वक्त है वो राजनीति का या आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुरजोर मेहनत से इस बात में लगी है। एक बात जरूर है, जो अभी जो नेहा जी कह रही है, जो मैं कह रहा हूं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हर्षित कह रहे हैं, हर्षित यूक्रेन से लौटे, उन्हें वहां के हालातों की सही जानकारी है। और हर्षित जी ने यह कहा है कि यदि एम्बेसी, ये जो कदम आज उठाए गए हैं, यदि ये केंद्र सरकार और एम्बेसी ने पहले उठा लिया होता तो शायद आज बेहतर परिणाम है।
और ज्यादा बेहतर नहीं, परिणाम। बड़ा अच्छा लगा था सर कि जब आपने शुरुआत की थी कि यह राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन साथ में आपने उसको जोड़ ही दिया। अब मेरा सवाल ये है सर, जो लोकेन ने भी पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ के पास ये कोई डेटा है, कोई डिटेल्स है कि कितने छात्र अभी वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के? कम से कम वो डेटा केंद्र को ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। हर स्टेट के पास अपने प्रदेश के छात्रों की इंफॉर्मेशन होती है कि कितने लोग भारतवर्ष से बाहर हैं। एक क्लिक के माध्यम से ये डेटा उपलब्ध होता है। क्या छत्तीसगढ़ ये डेटा केंद्र सरकार को भेज चुकी है कि हमारे इतने छात्र हैं जिनको वापस लाना है? लोगों बीच के लोगों के नाम राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे हैं, और इसके बावजूद भी राज्य सरकार इस प्रयास में है कि इसके अतिरिक्त भी यदि कोई ऐसे नाम है, केंद्र के पास जो राज्य सरकार के पास जो डाटा थे वो भेज दिए गए केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क में। ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई घंटा नहीं जा रहा है जिस पर हमारा नोडल अधिकारी केंद्र सरकार से, एम्बेसी से संपर्क में ना हो, और इस बात की पुष्टि तो भगत जी ने कर ही दी है। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आ रहा हूं जेपी श्रीवास्तव जी आपके पास। नेहा बग्गा जी, मध्य प्रदेश में कुछ पेरेंट्स परेशान हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ ठगी हो रही है। 42,000 रुपए एक महिला से ये कहते हुए ले लिए गए कि हम आपका टिकट करा देंगे, पीएमओ से हम बोल रहे हैं। कोई यहां पर शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी हुई है ताकि ठीक फोरम तक पहुंच सके अभिभावक जो परेशान हो रहे हैं। एक महिला की शिकायत ये थी कि उन्होंने कॉल किया हेल्पलाइन पर, तो उनसे ही कहा गया कि यूक्रेन का मामला है, वहां के थाने में एफआईआर दर्ज करा दीजिए। यहां पर पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। लोकेन जी, देखिए 20 ऐसे बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश से यूक्रेन गए हुए हैं, जिसमें से 2 जो बच्चे हैं उनकी वापसी हो गई है। और जब से ये टेंशन बढ़ा है तब से ही मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो केंद्र सरकार से और साथ साथ में विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में भी हैं, बातचीत भी चल रही है। और जिस तरीके से हम सब जानते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि पूर्व में कुछ प्लेन्स भेजे गए थे जिसमें नागरिक, जो भारतीय नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ वापस आए हैं, और बाकी जब आज भेजने का प्रयास किया गया तो वहां पर जो कारण बने हुए हैं हम सबके सामने, जिस वजह से प्लेन्स वहां पे लैंड नहीं हो पाए। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी बाइट को सुनाया है। और जो आप ठगी की बात कर रहे हैं, देखिए हर अवसर पर, हर जिस प्रकार की भी परिस्थितियां बनती हैं उसमें कोई ना कोई इस प्रकार के शरारती तत्व जो हैं वो सामने आके सक्रिय हो जाते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो निश्चित ही सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई शुरू भी हो गई होगी। रही बात जो आंकड़ा बताया उसमें थोड़ा सा विदिशा की महिला की, 20 है या 200 से ज्यादा है, थोड़ा सा आप क्लियर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो डिटेल्स मिल रही थी नेहा जी, ये कहा गया कि मध्य प्रदेश के शायद 200 से ज्यादा छात्र वहां पर, और 60 तो इंदौर के ही हैं। क्या कह रहे हैं? जो छात्रों की आपने डिटेल्स बताई है, यूक्रेन में मध्य प्रदेश के कितने छात्र अभी हो सकते हैं, इसके आंकड़े को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। 20 का या 200 से ज्यादा है, क्योंकि जो जानकारी है 60 तो इंदौर के ही हैं। माफ कीजिएगा, 220 के आसपास वो छात्र हैं। जी। और जिसके लिए सरकार सतत रूप से संपर्क में है केंद्र से और साथ में विदेश मंत्रालय से। अब आपने जिस कॉल की बात की है, तो जो विदिशा की जो महिला हैं जिनकी बेटी यूक्रेन में है, उन्होंने जब कॉल किया तो एक बात बस ये थी कि जब यूक्रेन की जो लाइन जो शुरू होनी थी, जिसपे हेल्प करना था, वो उस समय शुरू नहीं हुई थी, इसलिए वो कनेक्ट हुआ जो महिला हेल्पलाइन है उस पे। वहां की काउंसलर ने उनको बहुत अच्छे से, आत्मीयता से उनके साथ काउंसलिंग भी करी है और उनको कनेक्ट करने का काम भी किया है। इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। उस महिला की एक परेशानी और थी कि उसके अपने पति से कुछ विवाद है, जिस वजह से जब वो चाहती थी इनिशियल स्टेज पर कि उनके हस्बैंड हेल्प करें फाइनेंशियली, जो भी 40-50 हजार रुपए उन्हें चाहिए थे टिकट के लिए, वो वहां से मदद नहीं मिल पा रही थी। पर उसके लिए भी जो काउंसलर है उसने उनको एक राह दिखाने का काम किया और एम्बेसी से कनेक्ट करवाया है। जल्दी हम सब आशा कर रहे हैं कि वहां की परिस्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में आएंगी, जहाज वहां पर लैंड कर पाएंगे, हमारे बच्चे जो हैं वो वापस आ पाएंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके बारे में बता सकते हैं, और उस पे पेरेंट्स को क्या मदद की जा रही है?
देखिए, हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर्स पे काउंसलर्स भी हैं। एम्बेसी से जो और केंद्र सरकार के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो छात्रों को उधर एम्बेसी के द्वारा बताया जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो उनके माध्यम से जब वहां पर फोन जाता है पेरेंट्स का, तो उसको पूरा अपग्रेड किया जा रहा है पेरेंट्स को। बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे वहां पर हैं तो किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो ये कि अभी जिस तरह के पेंडेमिक की स्थिति है लोकेंद्र, उस समय सिचुएशन ये है कि अब भारत सरकार अपने खर्चे पर छात्रों को वापस लाने की कोशिश में जुटी है। अगर अभी किसी तरह का कोई फोन कॉल भी आपके पास आ रहा है कि हम टिकट करा रहे हैं, हम पीएमओ से बोल रहे हैं, हम राज्य सरकार की तरफ से राजभवन से बोल रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री आवास से बोल रहे हैं, तो उस पर विश्वास कतई मत करिएगा। पूरी कोशिश भारत सरकार कर रही है कि आपके बच्चों को सकुशल लाया जाए। और लगातार मीडिया पर सारे नंबर दिखाए जा रहे हैं समय समय पर, उनको आप नोट कर लें। अगर आपके बच्चे हैं तो किसी इधर उधर के कॉल पर या इंटरनेट से कोई नंबर मिल रहा है आपको और वो ऑफिशियल साइट से नहीं मिल रहा है, तो उस पर कृपया कर कॉल ना करें और किसी के झांसे में ना आए। ये एक रिक्वेस्ट यहां पर बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश में इस तरह की अगर घटना घटी है, छत्तीसगढ़ में ना हो, इसके लिए क्या आप सतर्क और सचेत हैं? इसको लेकर क्या कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था है? क्योंकि आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी भारतवर्ष में नहीं है। जैसे ही ये सूचना चैनल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से शासन को मिली है, छत्तीसगढ़ शासन को, छत्तीसगढ़ शासन ने तुरंत कलेक्टर, जितने कलेक्टर्स हैं उनको कहा है कि अपने जिले स्तर पर, और कलेक्टरों ने अपने आगे ब्लॉक स्तर तक इस बात को कहा है कि देखिए इस तरह की कोई घटना न घटे। और इस बात को भी छत्तीसगढ़ शासन ने और कलेक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह की यदि कोई ठगी के प्रयास होते हैं तो कोई इस झांसे में ना आए। हम लोग पहले से सतर्क इस बात के लिए, छत्तीसगढ़ शासन पहले से सतर्क है और पुलिस विभाग को भी, महकमा को भी कह दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि यदि इस तरह के कोई कॉल आते हैं, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उसी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। यदि ऐसी कोई बात आती हुई है तो हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके, और किसी के झांसे में ना आए, किसी को पैसा ना दें। शासन अपनी तरफ से प्लान भेजेगी, शासन की तरफ से सारा खर्चा उठाया जाएगा जो यूक्रेन में छात्र सारे परिवारजनों को उनको इस बात की सूचना दे दी। नेहा जी, एक सवाल यहां पर यह भी है कि अभिभावकों के मन में तो इस वक्त यही सवाल है कि अगर फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान का जिक्र आपने किया, उन्होंने कहा कि जब एयरवेज शुरू होगा तो हम दोबारा से फ्लाइट भेज देंगे, ये तो एक रास्ता हो गया। लेकिन अगर सिचुएशन और बिगड़ जाती है, क्योंकि आपने कहा कि हेल्पलाइन नंबर है, वहां से हम लगातार काउंसिल भी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई हेल्पलाइन नंबर पर नहीं जा पा रहा, वो ये प्रोग्राम देख रहा है, वो ये जानना चाहता है कि कोई और रास्ता है जिसके जरिए, जिस पर सरकारें मंथन कर रही हैं, केंद्र की हो या फिर एम्बेसी के जरिए बातचीत करने की कोशिश हो रही हो, कि बच्चों को इस चीज का इंतजार करे बिना कि एयरवेज कब शुरू होगा उससे पहले हम निकाल लें। पेरेंट्स के मन में ये सवाल है। मुझे लगता है कि आपके चैनल ने भी दिखाया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है बैठक चल रही है, उसमें गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, NSA डोवाल जी और कई वरिष्ठ विदेश मंत्री के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो उसमें शामिल हैं। और निश्चित ही यकीन मानिए कि जो भी रास्ता होगा, चाहे एयरवेज के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से, जो भी भारतीय नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द वहां से वापस निकाल लिया जाएगा। और मेरे पास ना इस प्रकार की कोई अथॉरिटी है, ना ही मैं डिसीजन मेकिंग उसके स्थान पे हूँ कि आपके चैनल पर ये बता सकूं कि क्या निर्णय लिया जाएगा, पर ये निर्णय जल्दी लिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी तो आप लोग बता रहे होंगे पेरेंट्स को कि हम ये कदम उठाएंगे या बच्चों परिवार वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का आश्वासन तो उन्हें दे रहे होंगे। मैं तो वही चाह रहा था कि चैनल के जरिए भी आप कुछ बताना चाहें इस बारे में। हम समझते हैं कि ये बहुत ऊपर लेवल का काम है, उसके लिए अलग प्रयास हो रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग के जरिए भी क्या पेरेंट्स को इस वक्त संतोष मिले वो भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैंने इसीलिए आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी की इन सभी के साथ में बैठक चल रही है। जो भी निर्णय होगा पेरेंट्स को भी बताया जाएगा, आपको भी बताया जाएगा और उन बच्चों को भी सूचित किया जाएगा। बिल्कुल। और पर ये मान के चलिए कि अफगानिस्तान की तरह जो भी नागरिक यहाँ पर हैं, यूक्रेन में है, उन्हें सुरक्षित लाना भारतीय सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारी वायुसेना और जिस तरीके से हमारी सेनाओं के भी स्टेटमेंट आए हैं कि वो पूर्ण तरीके से तैयार है, जल्द उन सबको सुरक्षित पूर्ण विश्वास भी है। और
कोशिश भी जिस तरह से चल रही है वो इस तरफ इशारा करती है कि तमाम छात्र वापस वतन लौटेंगे और सकुशल लौटेंगे, उसकी पूरी तैयारी है, उस पर ही चर्चा कहीं ना कहीं चल रही है। नेहा जी, हम विश्वास इस बात का कर रहे हैं और जो परिस्थितियां दिखा रही हैं, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, वो इस तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जिस हेल्पलाइन का जिक्र लोकेंद्र ने किया, जेपी श्रीवास्तव जी, वही सवाल आपसे भी है कि हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिए गए, वहां की व्यवस्थाएं किस तरह की है? फोन लगाए जा रखे हैं, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि एक बार अगर कोई फोन लगाता है तो उसे आंसर कुछ इस तरह का मिलता है जिससे वो संतुष्ट नहीं होता है। इस पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, वो फोन लगाता है, छत्तीसगढ़ में इस बात की प्रतीक्षा और इंतजार नहीं किया जाता। छत्तीसगढ़ शासन से, कलेक्टर लेवल से और स्टेट लेवल से उनके परिवार को खुद संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, बाई फोन के माध्यम से और मैनुअली। यानी हम शासन खुद ये प्रयास कर रहा है कि वो संपर्क में रहे, वो उसके परिवार के लोग संपर्क करें। इस बात की प्रतीक्षा हम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप संपर्क करके बता क्या रहे हैं सर? पूछ क्या रहे हैं? जानकारी क्या दे रहे हैं? उनके बच्चे की क्या इंफॉर्मेशन आप दे पा रहे हैं कि कहाँ है, कब लाएंगे, कैसे लाएंगे? देखिए, जो केंद्र सरकार से हमें जानकारी मिल रही है, जो जानकारियां हमें एम्बेसी से प्राप्त हो रही हैं, उस सारी जानकारियों को हम बता रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस प्रयास में है कि जो हमारे छात्र, भारतीय छात्र वहां फंसे हैं, उनको लाया जाएगा। आप चिंतित ना हो, सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, उनको स्थितियों से अवगत करा रहे हैं। जो स्थितियां की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रही है, वो स्थितियां उनको बता रहे हैं। ज्योति भगत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति भगत जी, आपका बच्चा क्योंकि यूक्रेन में है और यहाँ की सरकार तो दावा कर रही है कि हम लगातार जो मदद हो सकती है करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से किसी तरह की बातचीत की है सरकार के द्वारा? हेल्पलाइन नंबर के जरिए आपने फोन किया गया है, वहां पर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? जी ज्योति जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? पहुंच रही है सर। ज्योति जी, सवाल ये था कि आपका जो बेटा है यूक्रेन में है, यहाँ आपका उससे संपर्क हुआ है और यहाँ पर को सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिल रहा है? आश्वासन तो यही मिल रहा है सर कि वहाँ से लेके ही आएंगे करके, पर अभी तो वहाँ का हालत बहुत खराब है। आज सुबह 9 बजे मेरे को खबर मिला है कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, मम्मी ऐसे लड़के। बिल्कुल ज्योति जी, आप चूंकि उनका बेटा अभी यूक्रेन में मौजूद है अभिषेक, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा चिंतित भी वे हैं, लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं ज्योति जी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। भारत सरकार इसलिए अब कोशिश में लगी हुई है, सक्षम है अपने तमाम बच्चों को वापस सकुशल भारत लाने के लिए, और वो प्रयास लगातार चल रहे हैं, बैठकें चल रही हैं। ऑलरेडी वहां पर एक विमान मौजूद है और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी उस विमान के जरिए या तो वापस लाया जाएगा, नहीं तो कोशिश ये भी है कि वहां से सड़क मार्ग से जो नजदीकी देश है वहां ले जाया जाए छात्रों को, बच्चों को, और वहां से फिर वापस लाया जाए। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है लोकेंद्र, और हमने इतिहास भी देखा है कि भारत सरकार इन मामलों में बहुत ज्यादा मजबूत है और वाकई में ये कोशिश पूरी होती है कि अपने बच्चों को वतन वापस लाया जाए। ये क्योंकि अब आखिरी पड़ाव पर हैं इस कार्यक्रम के, हम बच्चों की सुरक्षा को लेकर तो चिंता है ही, लेकिन नेहा जी एक आखिरी सवाल आपसे ये मेरा कि ये जो युद्ध छिड़ गया है, जिसकी हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह की स्थितियां बने, और बहुत सारे पंडित इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है और इसका जो वर्स्ट इफेक्ट है वो हर देश को झेलना पड़ सकता है, भारत भी उसमें से एक है। खासकर क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और राज्य सरकारों की जो स्थिति है वैसे ही पेंडेमिक में बहुत अच्छी नहीं है, तो उस चीज के लिए तैयार हैं राज्य सरकारें फिलहाल कि हो सकता है कि बहुत वर्स्ट इफेक्ट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले और जनता पर वो महंगाई का अटैक ना हो, उसके लिए तैयार हैं सरकारें? कोरोना वायरस के बाद कहीं ये युद्ध वायरस बहुत ज्यादा चुनौती लेकर के तो नहीं आने वाला नेहा जी? राजनाथ जी का बयान सुना होगा और जो हमारे देश की ओर से स्टैंड लिया गया है वो भी बहुत साफ है।
युद्ध हम किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ भारत नहीं बल्कि अभी तो पूरा विश्व जो है वो इफेक्टेड होता है। और जिस प्रकार के हमारे संबंध हैं दोनों ही देशों से, तो मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और अगर आने वाले 1-2 दिन में इस युद्ध में विराम नहीं लगता तो विकट परिस्थितियां जिस प्रकार की दिख रही हैं वो भी विश्व भर के लिए बनेगी, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं। पर आगे आने वाले समय में जो भी परिस्थिति बनेगी, हमारा देश सक्षम है और हमारे नागरिक जो हैं एकजुट हैं, उस परिस्थिति से भी लड़ेंगे जैसे कोरोना से लड़े हैं। जी जेपी श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ कितना सक्षम है, कितना आप तैयार है, और क्या अब आपको लग रहा है कि इस आने वाली चुनौती से निपटने के लिए एक बार फिर एक रोड मैप तैयार करना होगा? देखिए, अपनी चैनल के मेरा अनुरोध है, अपनी चैनल के और पिछले जो समाचार हैं उन तथ्यों को देखिए कि ये जो कोरोना महामारी आई उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं आ पाई। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं, और हम लोगों ने पहले से सोच ऐसा बनाया था, ऐसी योजनाएं बनाई थी, मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। और इस युद्ध पूरी आशा है सभी को कि ये युद्ध टले, ये युद्ध ना हो, सारा विश्व प्रभावित होगा इससे। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कोई आर्थिक प्रभाव इसका ना पड़े। क्रूड ऑयल महंगा होगा जेपी श्रीवास्तव जी, तो वो तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, और वो कोरोना के समय में भी हुआ था जब 120 बिक रहा था पूरे देश में, तो छत्तीसगढ़ में भी था। उससे किसानों की जेब से तो पैसा निकलेगा सर। और सबसे ज्यादा डर इसी चीज का है कि जो क्रूड ऑयल है वो क्योंकि 100 के पार पहुंच रहा है और वो उस पर हमारी इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है। और अगर लोकेंद्र बढ़ेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग ही कहेंगे कि चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद ऑयल के रेट बढ़ गए? ऐसा तो नहीं होगा ना श्रीवास्तव जी? देखिए क्या है, ये यूक्रेन की जो समस्या है ये हर नागरिक जान रहा है, छत्तीसगढ़ के लोग जान रहे हैं, भारत के लोग जान रहे हैं। और ये जो आज की जो सोच है वो ये है कि ये विश्व के ऊपर जो ये आपदा आई है टले कैसे हो। अभी यहाँ राजनीति की आवश्यकता नहीं है कि क्रूड ऑयल सस्ता होगा, महंगा होगा, क्या होगा। आवश्यकता इस बात की है छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजना इस तरह की बनाए कि यदि कोई बना रही है और यदि इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो कम से कम आर्थिक प्रभाव छत्तीसगढ़ के ऊपर पड़े, जैसे कि कोरोना की स्थिति में। बिल्कुल दीपेश, राज्य सरकारों को तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस युद्ध का असर सब पर पड़ने वाला है और राज्य सरकारों को उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। और साथ में अभिभावकों के साथ जुड़े रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारी भी जिम्मेदारी है, खासकर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस पीड़ा जो उनके अंदर है, क्योंकि उनके बच्चे वहां पर हैं, तो उनको कम से कम ढांढस बंधाते रहें, इस समय में उनकी मदद होती रहे, उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो इस मुश्किल समय में भी। बिल्कुल। और अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस परिस्थितियों में किसी से मदद नहीं मांग पा रहे हैं, नहीं किसी से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर आप न्यूज स्टेट के माध्यम से आप कोशिश कर सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं और हम इंडियन एम्बेसी से, भारत सरकार से, राज्य सरकारों से आप तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक छोटी सी अपील यही है कि इस आपदा में अवसर ढूंढने वालों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, और अगर कहीं कोई फ्रॉड की स्थिति है तो फिर उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा। ठीक, शुक्रिया आप दोनों का। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।